बात करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए और इस चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए और यहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम दो, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या बिहार दरोगा, सीजीएल, एईडीओ, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अभी जो आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है एओडीओ का, वहाँ पर तो 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। मैं इसका पहले थ्योरी पार्ट लूँगा, देन आफ्टर एमसीक्यू। दो पार्ट में ये वीडियो आएगा। पहले थ्योरी पार्ट हम कवर करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम के बाद हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका परीक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। याद रखिएगा कि दिसंबर 1856 में क्या होता है कि सरकार एक डिसीजन लेती है। कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार। उसने ब्राउन बेस एक बंदूक होता था पहले, जो पुराने ज़माने में चलता था, लोहे का बंदूक था, उसके स्थान पर एक नवीन एनफील्ड राइफल लाया था। और यही माना जाता है कि एक तत्कालीन कारण बना था किस चीज़ का? युद्ध होने का, 1857 की क्रांति होने का, क्योंकि यहाँ पर जो चर्बी इस्तेमाल होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती थी। याद रखिएगा इसका टेस्ट कहाँ किया गया था? तो दमदम, अंबाला में। ये दमदम, अंबाला एक बंगाल में जगह है। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल में सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। एक प्रकार का अफवाह था। आज भी इसका पूर्ण रूप से जांच नहीं हुआ है कि यह सच था या कि यह झूठ था। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। तो मैंने बता दिया ये एक तत्कालीन कारण था, क्योंकि अफवाहें उड़ गई थी कि इसमें चर्बी इस्तेमाल किया गया है गाय और सूअर का, ठीक है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने रेजिडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं बंगाल NI रेजिमेंट भंग कर दी और अपराधियों को दंड भी किया था। आपको पता है कि बैरकपुर छावनी से संबंधित है कौन? मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया था? इस कारतूस को छूने से मना कर दिया और अपने जो एजुडेंट थे, उनके सीनियर ऑफिसर थे, उनकी हत्या कर दी, मतलब गोली मार दिया। बाद में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी, जिसने तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। देखिए, 1857 की क्रांति की कोई एक कारण नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था मेंस में कि 1857 की क्रांति कोई एक दिन की क्रांति नहीं बल्कि पिछले 100 साल का किया हुआ एक करतूत है। तो अंग्रेजों ने 100 साल में 1757 से 1857 तक जो भारत को लूटा, इसका पूरा परिणाम दिखता है 1857 की क्रांति, ठीक है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। बट जो एंग्लो इंडियन थे, इतिहासकार थे, जो एंग्लो इंडियन कहने का मतलब होता है जिनके पिताजी कहाँ हो, ब्रिटिश के, और माता इंडियन हो, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस ही थे और कोई कारण नहीं था। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिससे उन समस्त विस्फोटक पदार्थ में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट का इसको याद रखिएगा, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। यहाँ ऊपर में बता रहा है इसकी, देखिए 1857 की क्रांति में केवल एक प्रमुख कारण यही नहीं था, बहुत से कारण थे। राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे और आर्थिक कारण थे। तो इन सबको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे आर्थिक कारण मैंने आपको बताया है कि भारत में क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा था, कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था, बहुत सारे भू बंदोबस्त लाए गए थे, जैसे अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया, महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया। धार्मिक कारण भी हम इसी में देखेंगे इसके आगे कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था, ईसाई धर्म को फैलाया जा रहा था। 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खुली अनुमति दे दी गई। सामाजिक कारण भी इसी तरह देखेंगे, सती प्रथा पर रोक लगाना, दास प्रथा को खत्म करना था। इस तरह से यहाँ के जो लोग हैं ये मानते थे कि हमारे समाज को ये धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं।
यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। मेजर जनरल विलियम हैविट, याद रखिएगा इसका नाम, मेजर जनरल विलियम हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना मानी जाती है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी को माना जाता है। अब देखिएगा अब क्या हुआ कि जो सैनिक थे ना वो बहुत ज़्यादा उग्र हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे यहाँ के मतलब जो भी स्थितियाँ थी चर्बी वाले कारतूस को लेकर। और क्या करते हैं वो लोग विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करके कहाँ निकल जाते हैं, दिल्ली। दिल्ली निकलने का मुख्य कारण था कि वहाँ पर मुगल बादशाह बैठा हुआ था जो बहादुर शाह जफर था। उस मुगल बादशाह को अपना नेता मानना चाहते थे, इसलिए क्योंकि अगर कोई नेता बनेगा महान नेता, बड़ा नेता, तो इससे क्या होगा ना कि जो आंदोलन हो रही है उसमें दम आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि रास्ते में इन्हें एक मिलते हैं, क्या नाम है, जनरल विलियम हैविट। इनके पास 2200 यूरोपीय सैनिक तो थे, बट इसने रोका नहीं क्योंकि ये जान रहा था कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा गुस्साई भीड़ है, कुछ भी हो सकता है, और इसको जाने दिया गया। तो याद रखिएगा 10 मई को वो निकले थे और 12 मई को कहाँ पहुँचे थे, मेरठ से दिल्ली पहुँचे थे, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या माना जाता है 1857 क्रांति का, कमल और रोटी को माना जाता है। आगे ये देखते हैं, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। तो याद रखिएगा बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इनको वायसराय किसने बनाया था, मुगल शाह बहादुर शाह द्वितीय ने, जो अभी इसी समय मुगल बादशाह था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम क्या था, मनिक्का, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में, ये गोलघर बिहार के पटना वाला नहीं है गाइस, गोलघर में जो वर्तमान में वाराणसी में है वहीं हुआ था। उनके पिता मरणोपरांत मतलब मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। तो याद रखिएगा इनके पिता का नाम क्या था, मोरोपंत, ठीक है गाइस। और मोरोपंत और साथ ही साथ जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनकी 14 साल की उम्र में शादी होती है किसके साथ, गंगाधर राव के साथ। ये कहाँ के राजा थे, तो झांसी के महाराजा थे, ठीक है। याद रखिएगा जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ग्वालियर में होती है। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया। आपको पता है कि व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें कहा गया था कि कोई भी अगर मान लीजिए राजा महाराजा है, उसका अगर कोई अपना बेटा नहीं है और किसी और को वो गोद लेकर उत्तराधिकार बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बन सकता और उस राज्य को हम अपने में मिला लेंगे। और यही मूल कारण था कि झांसी को उन्होंने 1854 में अपने पास मिला लिया, क्योंकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के कोई अपने पुत्र या पुत्री नहीं थे। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। तो यह नाम याद रखिएगा किसके साथ मरी थी, ह्यूरोज के साथ। कब मरी थी, 1857 में, ठीक है, 1858 में। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी कि ह्यूरोज कहता है कि यहाँ पर जितने भी भारतीय सोए हुए हैं ना, जो मरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, उनमें एक अकेली मर्द कौन दिख रही है, तो वो दिख रही रानी लक्ष्मीबाई दिख रही है, ठीक है गाइस। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ इतिहासकार का मत है कि उन्होंने लड़का का ड्रेस पहना था, कुछ इतिहासकार का मत है कि नहीं ये ह्यूरोज जानता था कि वो झांसी है, रानी लक्ष्मीबाई है। तो इस पर कई सारे विचार हैं अपने अपने। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। याद रखिए वही बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की बीवी हैं। मैंने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ाया था कि वाजिद अली शाह को डलहौजी ने क्या किया था, वहाँ कुशासन का आरोप लगाया था। प्रशासन अच्छे से नहीं चल रहा है, कुशासन का आरोप लगाकर उसको गिरफ्तार कर भेज दिया गया था कोलकाता, पेंशन देकर। और यहाँ जो भी है, जो यहाँ बचा था लखनऊ, उस पर अधिकार किसने कर लिया था, डलहौजी ने। अवध को अपने में मिला लिया था 1856 में। उन्होंने अपने अल्पवयस्क के बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। तो याद रखिएगा ब्रिजेश कादिर किसके बेटे थे, वाजिद अली शाह के। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे। इन्होंने खुद को पेशवा मान लिया था और इनका ओरिजिनल नाम क्या था नाना साहब का, याद रखिएगा ये भी
धोंदो पंत नाम था ओरिजिनल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। तो नाना साहब के सेनापति कौन थे? कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे, ये भी नाम याद रखिएगा। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि क्रांति दूत किसे कहते हैं? तो अजीमुल्ला खान को कहा जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो तात्या टोपे का क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो आप ओरिजिनल नाम याद रखिएगा गाइस, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया था। तो याद रखिएगा, तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था? मान सिंह ने। मान सिंह ने धोखा दे दिया था, जिससे तात्या टोपे पकड़ा जाते हैं। कब पकड़े गए थे? जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर, जो वर्तमान भोजपुर में जगह है, वहाँ के हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, 110% यहाँ से क्वेश्चन आपको बीपीएससी में दिखेगा कि जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे या बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो कुंवर सिंह और इनके एक भाई थे अमर सिंह। दोनों का नाम याद रखिएगा, एक कुंवर सिंह थे और एक अमर सिंह थे, दोनों भाई थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? यहाँ पर विद्रोह किया था। ठीक है, अब आइए, असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, असम से नेतृत्व कौन कर रहे थे? दीवान मनीराम दत्त थे। परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई और मनीराम को भी लास्ट में अंत में क्या होता है? फांसी दे दिया जाता है। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे? फैजाबाद से थे, याद रखिएगा। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापट्टन के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद यानी कि जो अयोध्या है में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म यूनानियों का आह्वान किया और करते हुए इन्होंने एक टिप्पणी की थी। क्या किया था टिप्पणी? सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। देखिए, अंग्रेज तारीफ कर रहे हैं, मतलब अंग्रेज ये मानते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब विद्रोह करने में ये आगे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने ताकत को प्रदर्शित करते हैं। तो अंग्रेज ये जानते थे इस बात को, और अंग्रेज के बारे में इन्होंने क्या कहा था? सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। तो याद रखिएगा दोनों का स्टेटमेंट कौन किसने किसे कहा था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। आप सोचिएगा उस समय 50,000 रुपया कितना बड़ा रकम होगा, जिस समय 1857 के समय लोगों का वेतन होता था 7 रुपया और 8 रुपया के आसपास। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मिर्जा गालिब का जन्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1797 को आगरा में, और मृत्यु हुई थी 1869 को कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये भी याद रखिएगा। 1857 के मतलब स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा सहायता किसका किया था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का, ताकि वो चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ आए, क्योंकि बड़े बड़े जमींदार साहूकार जो थे ना, उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी अंग्रेजों से, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा छूट मिला था, बहुत दबदबा बढ़ गया था उनका, इसी के लिए वो उसकी सहायता कर रहे थे। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यानी कि कैनिंग कह रहा है, जो लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय था, यानी कि गवर्नर जनरल था, उस समय ये कह रहा है कि अगर सिंधिया भी इनमें मदद करने लगता ना, तो हमारी संकट और बढ़ जाती और हमें ऐसा होता कि हमें भागना पड़ जाता यहाँ से। ठीक है, तो ये देख लीजिए सिंधिया कितने बड़े स्तर पर मदद किया होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इससे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। ये दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। अगर आप भारत का मैप देखोगे ना, तो 1857 का विद्रोह क्या होता है गाइस,
यहीं के क्षेत्र तक फैल कर रह गया था, यहीं के क्षेत्र तक। ये ना इधर फैला था, ना दक्षिण में फैला था, मतलब सभी जगहों तक नहीं फैला था। ठीक है गाइस। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। देखिए ये अंग्रेज की सहायता क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये बड़े बड़े महाराजा जो थे उनको अंग्रेजों के समय काफ़ी लाभ हुआ था, शोषण करने में काफ़ी मदद मिलता था, इसलिए अंग्रेजों के समर्थन में खड़े थे ताकि यहाँ शोषण अच्छे से किया जा सके। अब आइए, गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया है, वरना यह तूफान ही एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। अब सोच लीजिए कि तूफान के आगे बांध की तरह, यानी कि ऊपर से अंग्रेज से तो हम लड़ ही रहे थे, भारतीय सरदारों से भी लड़ना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना हो गया था, और अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल गई थी कि अब वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना दबदबा दोबारा बना सकते हैं। ठीक है। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, जो इस महासागर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। शिक्षित वर्ग मांगते थे कि जो अंग्रेज है ना वो हमारा भला करने आए हैं, और देखिए यहाँ के जाहिल लोग वो भला करने से रोक रहे हैं, ये मानते थे शिक्षित लोग। बट क्या कहा जाए गाइस, ऐसा ही था उस समय दौड़। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। याद रखिएगा इस आपातकालीन मुख्यालय, इमरजेंसी कैपिटल किसे बनाया गया, इलाहाबाद को। कैनिंग भारत में अपनी कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो याद रखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, और पहला वायसराय भी कौन माना जाता है, कैनिंग। ठीक है। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1857 के आसपास। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनिटी के नाम से अभिहित किया जाता है। तो याद रखिएगा गाइस, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है, और इसे इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, इंडियन म्यूटिनिटी। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। ये भी याद रखिएगा, बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, सर जॉन बेनेट हैरसे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पाम्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस एग्जाम में। इनका कार्यकाल 1855 से 58 तथा 1859 से 65 तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो सेना थी ना, जो भी मतलब यहाँ के सैनिक लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनके पास कोई राजा नहीं था, उनके पास कोई लीडर ऐसा नहीं था जो उनको गाइड कर सके। जैसे एक लीडर होते हैं ना, जैसे लीडर में आप जैसे एग्जांपल दे सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, हालांकि ये लोग तो वैसे नहीं है, बाल गंगाधर तिलक को भी देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा उग्र माने जाते हैं, लाला लाजपत राय, इस प्रकार के लीडर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लीडर नहीं थे जो उनको क्या कर सके, डील कर सके। ठीक है ना। और वो अपने आप से कोई भी वर्क मतलब मन में आता था वैसा डिसीजन लेते थे, वैसा काम करते थे, कहीं पर भी तोड़फोड़ करने का काम शुरू कर देते थे। ठीक है। 14 सितंबर 1857 को विद्रोह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा दिल्ली पर अधिकार करने के समय कौन घायल हुआ था, जॉन निकलसन, और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा इस यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि लखनऊ में जब विद्रोहियों ने आक्रमण किया था तो इसे वहाँ पर कौन कौन से जो ब्रिटिश अधिकारी थे इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा मॉन्टगोमरी, एक हैवलॉक थे और एक कौन थे, नील थे। तीनों का नाम याद रखिएगा। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। तो याद रखिएगा सर जेम्स आउटरम ने क्या बोला है,
और डब्ल्यू टेलर ने कि ये हिंदू मुस्लिम का क्या था, षड्यंत्र था, आपस में षड्यंत्र खेला गया था। आउटरम का तो यह भी विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। तो आउटरम क्या कर रहा है, फुट डालो राज करो की नीति अपना रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, फुट डाल रहा है कि मुस्लिम ने षड्यंत्र किया और हिंदुओं का क्या उठाया गया, लाभ उठाया गया, ताकि दोनों धर्मों को आपस में लड़ाया जा सके। ठीक है। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। अब देखिए, टी आर होम्स कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग सभ्य लोग हैं, मतलब अंग्रेज क्या है, सभ्य हैं, और बर्बर लोग कौन है, भारतीय लोग हैं, तो उनके बीच का ये युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इससे विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। यानी कि वी.डी. सावरकर कहते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, यानी कि सरकारी इतिहासकार कौन माने जाते हैं, एस.एन. सेन माने जाते हैं, जिनकी पुस्तक 1857 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी। ये नाम याद रखिएगा, असबाब ए बगावत हिंद 1859 में, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 57 के स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। यानी कि जो आर.सी. मजूमदार थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम होने का मतलब होता है पूरे देश को एकजुट होना, देशों में एकता होना। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे, जैसे वीर कुंवर सिंह अपने हित के लिए थे, झांसी की रानी अपने हित के लिए थी, बहादुर शाह जफर अपने हित के लिए थे, अमर सिंह अपने हित के लिए थे, उसी तरह बेगम हजरत महल अपने हित के लिए थे, दीवान मनी रामदत्त अपने हित के लिए थे। तो यहाँ पर जितने भी हैं ना, सब अपने अपने हितों के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित नहीं होगा, ये कहना था आर.सी. मजूमदार का। ठीक है। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब माना जाता है कि 1857 का जो परिणाम हुआ था, उसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, महारानी की उद्घोषणा। और कैसी उद्घोषणा थी, उन्होंने बोला था कि अब हम क्या करेंगे, जो भी ब्रिटिश यहाँ पर जो भी भारत है ना, वो सीधे ब्रिटेन के अंडर में हो जाएगा। अब कंपनी का कोई अधिकार नहीं होगा, साथ ही साथ किसी भी राज्य को अब हड़पा नहीं जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया जाएगा, वेलेस्ली की सहायक संधि को समाप्त कर दिया जाएगा। बड़े बड़े यहाँ पर वायदे किए गए थे और गवर्नर के पद को हटाकर सीधे वायसराय में कन्वर्ट किया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी कि अब सरकार कहते थे कि आप क्या कर सकते हैं, आप गोद ले सकते हैं और उसे उत्तराधिकार घोषित कर सकते हैं। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन की गठन की थी, इसका नाम पील आयोग था। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह की जांच करने के लिए, उस पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी ने एक मतलब आयोग का गठन किया था, तो उसका क्या नाम था, पील आयोग, जिसने सेना के रेजिमेंटों की जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दिया गया। अब अंग्रेज को कहीं ना कहीं यह भय बैठ गया था कि दोबारा से भी ऐसा विद्रोह हो सकता है, इसलिए यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहे थे। और साथ ही साथ भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई थी। यानी कि कुछ वहाँ से भारतीय को हटा दिया गया ताकि ऐसा विद्रोह दोबारा भारत में न हो। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। यानी कि देखिए, बंगाल, मद्रास, पहले तो देखिए कि जो बंगाल में है यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक का अनुपात क्या कर दिया गया, घटा दिया गया 1:2, यानी कि हर एक अंग्रेज पर क्या होंगे, 2 बंगाल सैनिक होंगे। ठीक है। और यहाँ पर मद्रास और बंबई में क्या किया गया, 1:3, यानी कि हर एक अंग्रेज पर क्या होंगे, 3 सेना होंगे, सैनिक होंगे भारत के। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब और उत्तर प्रांत से किया था। तो ये सबको याद रखिएगा, इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारा प्रश्न क्वेश्चन स्टार्ट होता है।
तो बस इसको आज रात में ही मैं लेकर आऊँगा, आपके सामने उपलब्ध हो जाऊँगा। आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा गाइस, आप इसको फॉलो कर लें। एकदम आपको कंटिन्यूअस पूरा टोटल घटना चक्र कराया जाएगा, चाहे वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, वो टोटल आपको कवर कराया जाएगा। चलिए तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं, टेक केयर।